हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जी लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त सौरभ चतुर्वेदी आज आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एटमॉस्फेयर वायुमंडल लेके आए हैं। और आज का ये जो टॉपिक है वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो चारों तरफ से ह्यूज ब्लैंकेट से एयर के ह्यूज ब्लैंकेट से सराउंडेड है, मतलब कि घिरा हुआ है हवा या वायु के घनी चादर से। और इसी को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं या फिर वायुमंडल कहते हैं। जितनी भी जीवित जीव हैं यहाँ पे हमारी पृथ्वी पे, वो उन सब के जीवन के जीने के लिए वायुमंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर वायुमंडल ना होती तो वायुमंडल हमारे जीवन के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकती है, इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें या जानें तो आपको पता है कि वायुमंडल में समताप मंडल होता है। समताप मंडल में ओजोन लेयर होती है जो हमको पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो वायुमंडल ना होता तो हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते और शायद पृथ्वी पे जीवन भी संभव ना होता। और दिन और रात में जो टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम होता है वो भी वायुमंडल करता है। अगर यहाँ पे CO2 ना होती, गैसों में CO2 भी होती है, CO2 ना होती तो जो है यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट ना क्रिएट होता। और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना क्रिएट होता तो यहाँ की रातें बहुत ठंडी हो जाती। यहाँ तक कि रात को हम इतना टेम्परेचर गिरता कि हम लोग जम सकते थे। क्योंकि आपको पता होगा कि जो सुबह जो सूर्य के कारण जो भी यहाँ पे ऊष्मा आती है, जो भी एनर्जी आती है वो शाम तक लौट जाती है ऊपर की तरफ। लेकिन कुछ गैसों को, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ के कुछ हीट को, कुछ ऊष्मा को जो है यहाँ पे रोक के रखता है और उस ऊष्मा को लौटने नहीं देता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट जीवन को अनुकूल बनाने के लिए, जीवित रहने के अनुकूल बनाने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करती है। लेकिन अगर ये अधिक मात्रा में उत्सर्जित होने लगे तो ये नकारात्मक प्रभाव भी उत्पन्न करती है। इससे ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, जिससे उनके आसपास के क्षेत्रों में जहाँ जहाँ से नदियाँ गुजरी होती हैं उसके तटीय क्षेत्रों में, निचले क्षेत्रों में बाढ़ आने की अत्यधिक संभावना हो जाती है, जलस्तर बढ़ जाता है। और इसीलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सोचा जाता है, ये हमेशा इस पर चर्चाएं होती रहती हैं, योजनाएं बनती रहती हैं कि किस प्रकार से कार्बन की अधिक मात्रा में उत्सर्जन को रोका जा सके, जिससे कार्बन कम से कम उत्सर्जित हो और जो हमारे भूमंडल का ताप है उसमें भी कमी की जा सके। और अगर आने वाले समय में कुछ, अभी पेरिस समझौता हुआ था कुछ दिन 2 से 3 साल पहले, शायद 2016 में हुआ था, तो उसमें ये बात कही गई थी कि हम सभी देशों को, जितने भी उसमें सम्मिलित देश थे, उनसे ये कहा गया था कि आप लोग अपने अपने कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करें, जिससे कि आने वाले वर्षों में यहाँ का टेम्परेचर स्थिर बना रहे और ना बढ़े। लेकिन कुछ देश तो उसमें उस बात को माने हैं, लेकिन कुछ देश, अमेरिका जैसे जो सुपर पावर हैं, जिनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, उन लोगों ने उस समझौते से अपने आप को अलग कर लिया। और जो निश्चित तौर पे अगर आने वाले समय में 1-2% भी टेम्परेचर आगे बढ़ता है, 1-2 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ता है, तो निश्चित रूप से पृथ्वी पे रहना आसान नहीं होगा, क्योंकि गर्मी अत्यधिक बढ़ जाएगी। बात करते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो ऑक्सीजन गैस, जो सांस के रूप में जो गैस लेते हैं, उसमें नाइट्रोजन भी होती है। शुद्ध ऑक्सीजन तो नहीं होती है, उसमें नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन
भी होती है, इसके अलावा अतिरिक्त अन्य भी गैसें होती हैं, लेकिन ये दोनों जो गैसें हैं ये वायुमंडल के बड़े भाग में शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त इसमें अगर अन्य गैसों की बात की जाए तो हीलियम होती है, ओजोन होती है, आर्गन होती है, हाइड्रोजन होती हैं, ये सब भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। मात्रा की बात अगर करें तो नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, आर्गन 0.93% होती है, और अदर गैसेस जो होती हैं वो 0.04% होती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें डस्ट पार्टिकल भी पाए जाते हैं। तो ये सब मिलके हमारे एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। नाइट्रोजन जो है वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में जाती तो है कुछ नाइट्रोजन, लेकिन उसका यूज नहीं होता है, वो वापस भी आ जाती है। मतलब उसका यूज नाइट्रोजन का ज़्यादा होता नहीं है। इंसान के लिए नहीं होता है, मनुष्य के लिए नहीं होता है नाइट्रोजन का यूज, लेकिन पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जो मांसाहारी पौधे होते हैं उनके लिए अगर कहा जाए तो वो लोग इस नाइट्रोजन की कमी के कारण ही जीवों का भक्षण करते हैं और उनसे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब बात ये करते हैं कि क्या ये वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को लेते हैं? क्या जो पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रोजन वायुमंडल से लेते हैं? ऐसा तो नहीं है। वो अपनी इसकी पूर्ति कार्बन डाइऑक्साइड तो निश्चित तौर पे हवा वायु से ले लेते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन गैस है ये वो हवा से नहीं लेते हैं, वो इनके जड़ों में पाया जाता है राइबोजियम, जो कि एक जीवाणु है। उसको पेड़ पौधे कहते हैं मैं आपको घर दूंगा, वो अपने जड़ में इनका घर देते हैं, रूट में इनको अपना हाउस कहते हैं कि हाउस बना लो, यहाँ पे आपको भोजन देंगे हम, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, हमारे लिए नाइट्रोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये क्या करते हैं राइबोजियम, जो मिट्टी में सॉइल में जो फार्मर ये नाइट्रोजन वगैरह मिश्रण मिलाया डाला रहता है फार्मिंग के टाइम, उसको ऑब्जॉर्व करते हैं और उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में प्लांट को जरूरत होती है, पेड़ों को जरूरत होती है, उस फॉर्म में चेंज करके उसको प्रोवाइड करा देते हैं। तो इस तरीके से नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं पेड़ पौधे। और उसके बाद की अगर बात करें तो ऑक्सीजन तो दूसरी मेन गैस होती ही है। मनुष्य और पशु सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को ही ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो तो वायु तो हमारे लिए जीवनदायिनी गैस, वो ऑक्सीजन हमारे लिए जीवनदायिनी गैस है, लेकिन पेड़ पौधों के लिए CO2 जीवनदायिनी गैस है। और अगर पेड़ पौधे ना होते तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो इसलिए जो ये वायु चक्र या जब ये गैसों के आदान प्रदान करने का, जिसे आप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पढ़े होंगे, जो ये चक्र होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के समान रहेगी, तब तो वायुमंडल का संतुलित रहेगा वायुमंडल। लेकिन ऐसा हो जाए कि पेड़ पौधे कट जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा हो जाए, इसका आयतन ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा? तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, भूतापन बढ़ेगा। और अगर ऐसी कंडीशन होगी तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। इससे आगे अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड एवं महत्वपूर्ण अन्य जो महत्वपूर्ण गैसें होती हैं, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ही ऑक्सीजन को भी प्रोवाइड कराती हैं, दे देती हैं, वापस कर देती हैं। और आगे बात करें कि अगर ये वायुमंडल में प्रति जिस हिसाब से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, अगर ऐसे ही बढ़ता रहा प्रति टन करोड़ों टन जो हर साल उत्सर्जित होता है,
तो निश्चित तौर पे ये हमारे जलवायु को, हमारे पृथ्वी के मौसम को, इन सबको प्रभावित करेगा। और अगर ऐसा करेगा तो ये भी हमारे लिए खतरा ही होगा। अब बात करते हैं कि जो वायुमंडल की संरचना है, इसमें जो 5 परतें पाई जाती हैं। सबसे नीचे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल में हमारी सारी क्रियाएं होती हैं, हम इसमें रहते हैं। इसमें माउंट एवरेस्ट होता है, इसमें हमारा घर होता है, इसमें यहीं पे हम लोग सांस लेते हैं, यहीं पे बारिश होते हैं, यहीं पे ओलावृष्टि होती है। और क्या होता है? और इसमें कोहरे की जो प्रक्रिया होती है, वो सारी चीज़ें, जो मौसमी घटनाएं होती हैं, वो सारी यहीं पे घटित होती हैं। उसके ऊपर जाते हैं। ये जो अभी हमने कहा क्षोभ मंडल, इसकी जो क्षोभ सीमा है, मतलब इसकी जो सीमा लगभग 13 किलोमीटर तक है। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो उसके ऊपर हमको मिलेगा समताप मंडल, जो कि 13 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक है। और समताप मंडल में क्या है? मौसमी घटनाएं वहाँ होती नहीं है। वो सबसे आसान सा मंडल है कि हम वहाँ पे अपनी एरोप्लेन उड़ा सकते हैं। क्या उड़ा सकते हैं? अपनी एरोप्लेन उड़ा सकते हैं। और उससे क्या होगा? वहाँ पे उसके किसी प्रकार से एरोप्लेन में खतरा नहीं उत्पन्न होगा, आसानी से वहाँ पे वो उड़ सकती है। समताप मंडल की सीमा पे ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत आपको पता है बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ओजोन परत क्षीण कब होती है? जब यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से उत्सर्जित होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है वो हमारे फ्रिज और एसी, इनसे उत्सर्जित होती है, खासकर एसी से उत्सर्जित होती है। तो ये क्या करती है, इसलिए जो है एसी का दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे ओजोन परत को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। और जिससे क्या होता है कि पराबैंगनी किरण अभी जो है नॉर्थ साउथ पोल में, जो हमारा ग्लोब है उसके साउथ पोल में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साइड में किसी स्थान पे एक जगह आज से कुछ वर्षों पहले वहाँ पे ओजोन लेयर में छिद्र हो गया था। लेकिन उसके बाद में पता लगा कि वो अब सही हो गया है। लेकिन उस समय वहाँ से अगर छिद्र हो जाएगा तो पराबैंगनी किरणें निश्चित रूप से पृथ्वी पे आने लगेंगी और बहुत बड़े एरिया में आबादी को, जनसंख्या को प्रभावित करेंगी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि उसके ऊपर जब समताप मंडल के ऊपर जाएंगे तो मध्य मंडल मिलेगा। ये लगभग 50 किलोमीटर के ऊपर, और 50 से 60 किलोमीटर के ऊपर अगर चले जाएंगे तो और 80 किलोमीटर तक, तो ये हमको मध्य मंडल मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, आप हमेशा न्यूज़पेपरों में और टीवी चैनलों में सुनते हैं कि उल्कापिंड आ रहा है, ये पृथ्वी से टकरा सकता है, बहुत भयंकर त्रासदी हो सकती है। ये सारी घटनाएं आप सुनते रहते हैं। अभी हाल ही में जो ये चीन का एक रॉकेट भी गिरा, तो ये सारी जो घटनाएं होती हैं, ये जलने की, जो रॉकेट हो गया या फिर कोई उल्कापिंड के जो जलने की जो क्रियाएं होती हैं, ये निश्चित तौर पे जो है मध्य मंडल में होती हैं, जो कि 80 किलोमीटर तक फैला है, और इसमें वो जल के राख हो जाती हैं। उल्कापिंड नहीं तो बहुत ही बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है पृथ्वी पर। मध्य मंडल के बाद आता है वायुमंडल। वायुमंडल कहाँ तक होता है? ये लगभग 80 किलोमीटर के ऊपर और 400 किलोमीटर तक होता है। और इसे हम वायुमंडल को ही हम आयनमंडल कहते हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं कि आयनमंडल का एक भाग होता है। और इसमें जो हम लोग रेडियो संचार हो गया, या फिर दूरदर्शन हो गया, या फिर जो मोबाइल का नेटवर्क होता है, ये सारी चीज़ें जब जो सैटेलाइट के माध्यम से संचारित की जाती हैं, ये बाह्यमंडल या आयनमंडल से ही होती हैं। तो ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके ऊपर जो आ जाता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और बहिर्मंडल में क्या होता है? बहिर्मंडल में हल्की गैसें पाई जाती हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि इसमें हीलियम पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें
हल्की गैसेस पाई जाती हैं। हल्की गैसेस पाई जाती हैं। अगर आपको फिर से एक बार बता दें सबका नाम, सबसे नीचे होती है क्षोभ मंडल जिसे कहते हैं, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं इंग्लिश में, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, उसके ऊपर आ जाता है मध्यमंडल मेसोस्फियर बोलते हैं, और उसके ऊपर आता है वायुमंडल आता है उसके बाद, जिसे हम थर्मोस्फियर बोलते हैं, और सबसे ऊपर होता है एक्सोस्फियर होता है। ठीक है, फिर से बता दें आपको, सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर, और सबसे ऊपर होता है एक्सोस्फियर। ठीक है, तो ये रहा हमारे एटमॉस्फेयर को किस प्रकार से ये इसका स्ट्रक्चर है, ये हमने देखा, किस प्रकार से इसकी संरचना है ये हमने देखा। तो निश्चित तौर पे आपको हमारे आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत महत्वपूर्ण भी है। लेकिन जाते जाते आपको एक बात और बता दें कि एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जो हमारी पृथ्वी है, इसमें जो ऊर्जा आती है, जो एनर्जी आती है सन से, वो टोटल अगर वो 2 अरबवां भाग होता है, ये मान के चलिए, जितनी उसकी एनर्जी उसका 2 अरबवां भाग। बताइए कितना कम भाग आता है, तब पे हम इतनी ज़्यादा गर्मी का अनुभव करते हैं, है ना। तो ये एक सोचने का विषय है। तो आपको हम आज का हमारा वीडियो यहीं पे अब समाप्त होता है। जल्द ही आपको एक नए टॉपिक के साथ जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।